नमस्कार मेरे साथियों, आशा करता हूं सब लोग मस्त जिंदाबाद होंगे मित्र। दोस्तों, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आज आपकी क्लास 11 है। इससे पूर्व 10 क्लास आपके लिए पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट बना चुका हूं। जाकर के यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसके नाम से सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी मित्र। ये क्लास 10 है इंडियन ज्योग्राफी की, और मैंने वादा किया है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा। इस बात का वादा है। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, अगर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो मैंने जो टारगेट तय किया है कि 45 से लेकर के 50 सेशन में आपकी इंडियन ज्योग्राफी टोटल कंप्लीट कर दूंगा। और आप बेहतर नोट इन सबका नोट्स बना लेते हैं तो क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। इस बात का मेरा दावा है मित्र। हाँ, आप यूपीएससी तक का इसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। आज के सेशन में आपको जो पढ़ाऊंगा वो मैं बताना चाहता हूं कि आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा और पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, और इसके साथ साथ पठारों में मोस्टली कल मैंने आपको पढ़ाया था शिलोंग का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और इस तरह बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो मित्र। बस आप सेशन पूरा देखें, कंप्लीट देखें, ये मेरी गुजारिश है मित्र। एक बात रिक्वेस्ट कहूंगा मैं कि आप अगर सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, क्योंकि आपका भाई इसी सेशन पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है भाई। सेशन अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, और भाई मानते तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो कल मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया उसका थोड़ा व्यू बताना चाहता हूं, ठीक है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले मेरे साथ एक भारत का प्यारा मैप बनाएंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप भारत का मैप बनाना सीख लें। हालांकि 100% तो कोई नहीं बना पाता है सिवाय कंप्यूटर के, लेकिन फिर भी आप लोग अपने काम के लिए, ताकि आप एग्जाम में मैप के माध्यम से अच्छा कर ले जाए। मैं भी अलग काम चला हुआ अपना मैप बना लेता हूं। कल मेरे दोस्त मैंने जो पढ़ाया था आपको, वह मोस्टली कल मैंने सबसे पहले आपको अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी, उसके बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला पढ़ाया था मैंने आपको, उसके बाद जो पढ़ाया था वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी। ये विंध्य पर्वत है और ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा 3 भागों में विभाजित था, मैंने आपको बता चुका था। मादी पहाड़ियां इन सब में शामिल थी। इसके साथ साथ मैंने आपको शिलोंग का पठार बताया था। मतलब जो कल पढ़ाया था वो मैंने वह आज आपको बताने का प्रयास किया है। इससे पूर्व के वीडियो जो चैप्टर क्लास नंबर 10 है उसे जाकर के देख सकते हैं। ये 11 है मित्र, ठीक है। इसमें सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वह सबसे पहले पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा। कौन सा? पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा, और जहां पर मिलते हैं ये सब मिल जाती हैं, दोनों पर्वत श्रृंखला मिलती हैं। वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। और इसके बाद साउथ में और कौन कौन सी पहाड़ियां उनके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यद्यप मित्र ये जो पूर्वी घाट है वो इस तरह से नहीं है, वो बीच में कटा फटा इस तरीके से कई भागों में कटा फटा हुआ है, ठीक है, जबकि ये एक श्रृंखला में। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले पश्चिमी घाट। क्या बनाएंगे? पश्चिमी घाट। आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं पश्चिमी घाट। हाँ, पश्चिमी घाट। अच्छा बच्चों, जैसे हिमालय को, महान हिमालय के बारे में पढ़ाया था, महान हिमालय के बारे में बताया था मैंने कि महान हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। दूसरा नाम हिमालय का मैंने क्या बताया था? महान हिमालय का तो बताया था सह्याद्री। इसी तरीके से पश्चिमी घाट का नाम, पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है पश्चिमी, उसे हिमाद्री बताया था। इसका नाम क्या है? दूसरा नाम तो बता सकते हैं सह्याद्री।
क्या नाम है इसका? सेकंड नाम क्या है इसका? सह्याद्री। ये पूछा जाता है कि सह्याद्री किसका नाम है, तो मित्र पश्चिमी घाट का नाम है मेरे भाई। किसका नाम है? पश्चिमी घाट का। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्र। ठीक है, अब चलो इसके बारे में विस्तृत तरीके से जान लेते हैं मित्र। सबसे पहले इसकी लंबाई देखते हैं। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी जो लंबाई है मित्र वह कितनी है? तो यहां से यहां तक जो लंबाई है वो लगभग लगभग 1600, कितनी मित्र? 1600 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी मित्र? 1600 किलोमीटर के समथिंग है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है मेरे दोस्त? तो बता सकते हैं 1600 किलोमीटर के समथिंग औसत लंबाई है बच्चों। और ऊंचाई की बात की जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप ऊंचाई क्या बताएंगे कि ऊंचाई है इसकी वह 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। औसत क्या है? ऊंचाई बच्चों। ये सारी बातें पूछी जाती हैं। इसका विस्तार अब आप देखिए कितने राज्यों में है और कौन कौन से राज्यों में, एक एक को ठीक तरीके से समझेंगे मित्र, एक एक को ठीक तरीके से समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर मैप के माध्यम से देखा जाए तो ये वाला जो राज्य है यह महाराष्ट्र राज्य है, इधर गुजरात राज्य है, फिर महाराष्ट्र के बाद यहां गोवा राज्य है, कर्नाटक राज्य है, उसके बाद केरल राज्य है और यहां पर इसका विस्तार तमिलनाडु में भी है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो विस्तार है मेरे दोस्त वो कितने राज्यों में है, तो बता सकते हैं 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। पूछा जाए कि सह्याद्री है उसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो बताइएगा 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए एक बार इनको, कौन कौन से राज्य हैं मेरे दोस्त। तो बताइए यह राज्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 लिखिए आप। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वह गुजरात राज्य में है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। तीसरे नंबर पर इसका जो विस्तार है वह कौन सा है? तो गोवा राज्य में। किसमें? गोवा राज्य में। चौथे नंबर पर देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। पांचवें नंबर पर देखा जाए तो बता सकते हैं इसका विस्तार केरल में भी है बच्चों। और छठवें नंबर पर देखा जाए तो इसका जो विस्तार है मित्र वह तमिलनाडु राज्य में भी है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तो आप लोग नोट कर सकते हैं ताकि मैं और आगे इसके बारे में बेहतर तरीके से बता सकूं मित्र। इतना आपको क्लियर हो चुका है। इसका सेकंड नाम या उपनाम क्या है? तो उपनाम में आप लोग याद रखना। ठीक है, उपनाम पूछा गया है इसलिए मैं इसे बार बार बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसका विस्तार यहां तक है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, एक बात इसे नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे देखिए। मैं साइड से इसलिए हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें मित्र। अब मैं जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पश्चिमी घाट को मित्र यहां बना देता हूं इस तरीके से। ये आपका पश्चिमी घाट है बच्चों। ठीक है, मैंने इसको यहां से निकाल करके यहां खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये क्या है? पश्चिमी घाट है। समझिए, एक रेखा है, एक अक्षांश है जो इसे 2 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक अक्षांश है जो इसे 2 भागों में क्या करता है मित्र? विभाजित करता है। ये पूछा गया है, यह पूछा गया है ऐसा कौन सा अक्षांश है जो पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, इसका जो नाम है, मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूं मित्र क्योंकि और चीजें आपको बताऊंगा मैं। ये कितना अक्षांश पर है? तो 16 डिग्री अक्षांश बच्चों। कितना? 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसे 2 भागों में बांटता है। इसे कितने भागों में? 2 भागों में बांटता है। तो इसका जो
इसका जो उत्तर वाला भाग है उसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री। इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसे किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री क्या कहते हैं मित्र? उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। इसके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाला पार्ट है उसे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है मित्र, ये वाला, इसे दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहते हैं मित्र? दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। अब एक बात और, जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री में दो प्रमुख चोटियां हैं जो अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। जो महाराष्ट्र में, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एक बार नोट कर लीजिएगा, यहां पर एक चोटी है, ठीक है। चलो इधर बना देता हूं मैं ये, ठीक है। ये चोटी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कलसुबई कहते हैं। क्या कहते हैं? कलसुबई। कलसुबई ये क्या है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये? सबसे ऊंची चोटी है। और किस राज्य में? तो बच्चों ये महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। और यह जो कलसुबई है, यह उत्तरी सह्याद्री की, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। कैसी है? सर्वोच्च चोटी है। कैसी है? सर्वोच्च चोटी है। जो कलसुबई चोटी है मित्र, यह महाराष्ट्र राज्य की तो सबसे ऊंची चोटी है ही है। हालांकि मैंने भारत के जितने पर्वतीय राज्य हैं उनकी जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं उनके बारे में विस्तृत तरीके से बता चुका हूं मित्र। इसके बारे में बताया था, जो कलसुबई है यह महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ उत्तरी सह्याद्री की यह भी सर्वोच्च चोटी है बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ? दूसरी चोटी है जो यहां पर पाई जाती है, जो अक्सर पूछी जाती है, महाबलेश्वर। कौन सी? महाबलेश्वर। मैं डिफरेंस पेन से दिखा देता हूं। महाबलेश्वर, ये वाली महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी, यह भी मित्र महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में मेरे दोस्त? महाराष्ट्र राज्य में। आप लोग याद रखना, जो महाबलेश्वर चोटी है यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। इस आप लोग याद रखिए, इसकी विशेषता यह है मेरे साथी कि यहां से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। क्या हुआ है? कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। किसका उद्गम हुआ है? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। सारे फैक्ट आप नोट करते हुए जाएंगे, बड़ा शालीनता से पढ़ा रहा हूं, ईमानदारी से, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो कलसुबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कहां पर? महाराष्ट्र में। कलसुबई की विशेषता यह है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद है महाबलेश्वर, यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह यहां से होकर के कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है बच्चों, ठीक है। आप लोग इन बातों को दोनों को याद रखोगे, ठीक है। इनको दोनों को याद रखोगे। इसके साथ साथ अब हम लोग चलते हैं अपने दक्षिणी सह्याद्री की तरफ। तो यहां मित्र बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक चोटी है, ये वाली, मैं डिफरेंस पेन से बताने की कोशिश करूंगा। ये वाली येलो से बना देता हूं, ठीक है बच्चों, येलो से बना देता हूं। इसका नाम है केंद्रमुख या कुद्रमुख भी कहते हैं इसे, कुद्रमुख चोटी, पीक, कुद्रमुख पीक। और ये किस राज्य में बच्चों? तो ये कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? पूछी जाती है कुद्रमुख जो चोटी है वो किस राज्य में है? तो बता दीजिए कर्नाटक राज्य मित्र, ठीक है। पूछा गया है 1000 बार परीक्षा में, ठीक है। और यह दक्षिणी सह्याद्री की जो कुद्रमुख है, यह दक्षिणी सह्याद्री की, दक्षिणी में से लिख देता हूं, सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। कैसी? सर्वोच्च चोटी है। आपसे कैसा भी क्वेश्चन आए तो बड़े शालीनता से कर ले जाएं। सर्वोच्च क्या है? हाईएस्ट क्या है बच्चों? पीक है। ये क्या है?
जो साउथ सह्याद्री की ये क्या है, हाईएस्ट पीक है, कौन सी, कुद्रमुख, जो कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। बच्चों कहां पर है, कर्नाटक राज्य में, आप लोग याद रखेंगे। और एक है पुष्पगिरी, दूसरी कौन सी है, पुष्पगिरी, ये पुष्पगिरी है बच्चों, पुष्पगिरी। और ये भी कहां पर है, ये बच्चों कर्नाटक राज्य में। कहां पर है, कर्नाटक राज्य में, आप लोग याद रखिए। पुष्पगिरी कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। और एक है ब्रह्मगिरी, तीसरी कौन सी है मित्र, ब्रह्मगिरी। ये कौन सी है, ब्रह्मगिरी। अच्छा आप लोग ये बताएं ब्रह्मगिरी ईमानदारी से कि ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी का, कौन सी दक्षिण भारत की नदी है जिसका उद्गम हुआ है, ओरिजिन हुआ है बच्चों, बता सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में। ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, तो ध्यान रखिए ये बच्चों कर्नाटक राज्य में, इसको भी ध्यान रखना, ये भी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी। और जो ब्रह्मगिरी है मित्र, यहां से याद रखिएगा, यहां से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, ब्रह्मगिरी पर्वत से, जो दक्षिणी सह्याद्री पे। ठीक है, तो यहां पर दो बातें याद रखना। कल सुबह यह मित्र, यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कुद्रमुख है यह दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इनके बारे में मैंने आपको और इस तरह विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया बच्चों। ठीक है, अब आप चाहो तो इन सबका नोट कर लीजिए। एक बात और बताऊं, जहां पर पश्चिमी घाट, जैसे ये पश्चिमी घाट था, ये वाला ये पश्चिमी घाट था, और ये पूर्वी घाट था, इस तरह टूटा फूटा पूर्वी घाट है। जहां पर दोनों मिलते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। तो पूछा जाए कि नीलगिरी की जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं, तो बता दीजिए नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहां मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। और ये तमिलनाडु राज्य में मिलते हैं मित्र, कहां पर, तमिलनाडु राज्य में दोनों पर्वत श्रृंखला इस तरीके से मिल जाती। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताने का प्रयास करता हूं मैं। आगे ध्यान दीजिए, अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे, तो सबसे पहले बताता हूं मैप बना करके, क्योंकि आप ये कहेंगे सर मैप पे बताइए, तो मैप पे बताने का प्रयास करता हूं मैं। ये आपका पश्चिमी घाट है, और ये आपका टूटा फूटा कटा फटा नदियों द्वारा काट छाट दिया गया है, ये कौन सा, पूर्वी घाट है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। और ये कौन सी पहाड़ियां बताई मैंने, नीलगिरी की पहाड़ियां, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। अब आप लोग हेडिंग डालिए नीलगिरी की पहाड़ियां, कौन सी, तो नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहां पर पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट, का मिलन होता है, क्या होता है, मिलन होता है। ठीक है, अब मिलन दूसरा वाला मन समझना, मैं पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात कर रहा हूं। ठीक है, इनका जो विस्तार है, हम लोग विस्तार में देखें कि ये कहां तक विस्तृत है। विस्तार में देखा जाए तो इनका जो विस्तार है मेरे दोस्त, वह केरल राज्य में प्लस कर्नाटक राज्य में प्लस तमिलनाडु राज्य, ये तीन राज्यों में पूछी जाती हैं कि जो नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कितने राज्यों में है। तो आप क्या बताएंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है मेरे दोस्त, वह आपके तीन राज्यों में है। किन किन राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। मैं जानता हूं ये बातें समझ में आ चुकी होंगी बच्चों।
ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी, तो आप क्या बताएंगे? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है मित्र वो डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा है, आप लोग याद रखना। ठीक है, क्या नाम है इसका? डोडा बेटा है। इसकी जो ऊंचाई है वह 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है बच्चों। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। और यह डोडा बेटा मित्र दक्षिण भारत की दूसरी, कौन सी? सेकंड, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च पीक है बच्चों, याद रखना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग याद रख सकते हो डोडा बेटा के बारे में, जिसे मैंने बताने का प्रयास किया है बच्चों। और एक बात और है, इसी ही डोडा बेटा के पास में ही तमिलनाडु राज्य का एक हिल स्टेशन पाया जाता है। एक बात कहूंगा आपसे कि हिल स्टेशन भारत के कितने राज्यों में किन किन स्थानों पर हैं, इनके बारे में मैंने 9वां सेशन बनाया था, 9वीं क्लास थी, उसमें जाकर देख सकते हैं। 9वीं क्लास में मैंने जितने भी हिल स्टेशन हैं किस किस राज्य में, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट में, क्लास 9 में जाकर देख सकते हैं मित्र। तो तमिलनाडु राज्य का एक हिल स्टेशन है, तमिलनाडु राज्य का एक हिल स्टेशन है। पूछा जाता है कि हिल स्टेशन नाम क्या है? उटी। क्या नाम है? उटी। उटी हिलवे स्टेशन इन्हीं डोडा बेटा की पहाड़ी चोटी के नजदीक तमिलनाडु राज्य में, किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। आप लोग याद रखिए किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में, आप लोग याद रखना। ठीक है, ये बेहद इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी और चलिए इसके बारे में बताते हैं। हाँ, और जरा ध्यान दीजिए नीलगिरी के बारे में। ठीक है, और एक बात और याद रखना। हाँ, इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर मित्र शांत घाटी स्थित है। कौन सी? शांत घाटी, जिसे हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहते हैं। और शांत घाटी है मेरे भाई मेरे दोस्त, यह केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में, आप लोग याद रखना। और यह शांत घाटी में ही मित्र क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो अपनी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लिए जानी जाती है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। जो अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है, बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है। जो अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस केरल राज्य में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो बता सकते हैं शांत घाटी में। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आप लोग ये बताएं भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, केरल में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहां पाई सॉरी भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो बताएंगे साइलेंट वैली में। कहां पर? साइलेंट वैली में। क्वेश्चन पूछा गया है, फिर कहूंगा भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो बताइए केरल राज्य के शांत घाटी में। ठीक है, ये फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं मित्र। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा अलग से, वह बात मित्र ये है कि आपसे यह पूछा जाता है कि टोडो जनजाति कहां निवास करती है, तो बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहां पर मित्र? नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह टोडो जनजाति निवास करती है। और यह किस राज्य में निवास करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य मित्र, तमिलनाडु राज्य में। बड़ा शालीनता से पढ़िए, थोड़ा सेशन लंबा जरूर होगा मित्र, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें मित्र, ये मेरी गुजारिश है। तो मैंने आपको नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बताने का पूरी तरह से प्रयास किया बच्चों। ठीक है,
आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, मैंने आपको नीलगिरी की पहाड़ियां बता दी। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अगला, जब तक मैं इसे साफ कर देता हूं। आप लोग बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे। अब लिखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो आप यहां पर पाएंगे अन्नामलाई की पहाड़ियां, सॉरी, हाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये मित्र अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। मैंने ग्रीन से जो दिखाया है ये बच्चों कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां। आप लोग लिख लीजिए अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और यह नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में, इस बात को भी ध्यान रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों के मित्र कहां पर है? दक्षिण में। तो आप लोग हेडिंग बनाइए नीलगिरी की पहाड़ियां, सॉरी अन्नामलाई की पहाड़ियां। पहला तो अन्ना नीलगिरी की पहाड़ियां हो गया, दूसरा है आपका नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियां। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यह कितने राज्यों में फैली हुई है। यह कितने राज्यों में फैली हुई है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, यह 2 राज्यों में फैली हुई है। इसका विस्तार है वो 2 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में। आप लोग को याद रखना, अगर राज्य पूछे जाते हैं कौन कौन से राज्य हैं, तो आप क्या बताएंगे कि यह केरल प्लस तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में फैली हुई है। किसमें? केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। आप लोग याद रखना, ठीक है। एक विशेषता और बताऊंगा, इसकी बड़ा गजब की विशेषता है मित्र, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता मित्र। अगर पूछा जाए इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? ईमानदारी से जानते हैं, बताइए इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी मित्र सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी, अनाईमुड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और यह 2695, कितनी? 2695 मीटर ऊंची है बच्चों। कितनी? 2695 मीटर ऊंची है। अब मैंने कहा था यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, यह किस राज्य में है? सबसे पहले जो अनाईमुदी है यह किस राज्य में है? तो इसके बारे में बताइए कि यह केरल राज्य में है। जो अनाईमुदी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है वो किस राज्य में? केरल राज्य में है। और केरल, यह केरल राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल राज्य की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, आपने जो डोडा बेटा के बारे में लिखा था, डोडा बेटा मैंने बताया था दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और वहां पर एक फैक्ट और जोड़ लेना कि वह तमिलनाडु राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ियों पर डोडा बेटा, ठीक है। हालांकि साउथ इंडिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आप ये बताएं कि दक्षिण भारत की, किसकी मित्र? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर ना होना चाहिए अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी। तो आप लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत की, मैं चलो इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। किसकी? सर्वोच्च चोटी है ये अनाईमुडी है मित्र। यह केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक बात और, यह पश्चिमी घाट की, यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। आपसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि आप ये बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे अनाईमुडी। ऊंचाई 2695 मीटर। केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। इसके साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बता सकते हैं अनाईमुडी।
कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम बनते हैं मित्र, ये सारे फैक्ट हैं, ये आपके एग्जाम बनते हैं, आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम बनते हैं, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। हाँ, अब आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे कार्डेमम की पहाड़ियां। कौन सी मित्र? कार्डेमम की पहाड़ियां। तीसरे नंबर पर हेडिंग डालेंगे कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां मित्र इस तरीके से, उफ सॉरी फिर गलत हो गया। कार्डेमम की पहाड़ियां, ये येलो कलर से दिखाया मैंने, ये मित्र कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, कार्डेमम की पहाड़ियां, ये कार्डेमम की पहाड़ियां। तो आप लोग हेडिंग डालिए कार्डेमम की पहाड़ियां। तीसरे नंबर पर है कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम पहाड़ियां लिखिए मित्र। सबसे पहले इनका जो विस्तार है वो कहां कहां पर है, कितने राज्यों में है? तो अगर राज्य पूछे जाते हैं तो इनका विस्तार मित्र 2 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में है। किन किन राज्यों में है इनका विस्तार? तो बताइए, केरल प्लस तमिलनाडु, इनका विस्तार 2 राज्यों में, केरल और तमिलनाडु राज्यों में, ठीक है। यह किसके लिए जानी जाती हैं कार्डेमम की पहाड़ियां? तो ये प्रसिद्ध किसके लिए हैं? ये प्रसिद्ध किसके लिए हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, यह इलायची की जो फसल होती है, कौन सी? इलायची, इलायची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? इलायची के लिए जानी जाती है, इसलिए इनको कार्डेमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इलायची की पहाड़ियां, इनको मित्र इलायची की पहाड़ियों के उपनाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि इलायची की पहाड़ियां किसको कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने होता है कार्डेमम की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, और चौथा बता सकता है पूर्वी घाट। तो आपका आंसर होना चाहिए कार्डेमम की पहाड़ियां। इस तरह से क्वेश्चन मित्र मेरे भाई मेरे साथी आ सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक बात और पाएंगे कि यह दक्षिण भारत की, किसकी मित्र? साउथ इंडिया की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां भी हैं। ये कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, ये साउथ इंडिया की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां भी हैं। कौन सी? साउथ इंडिया की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां भी हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं। मैप पे आप देख सकते हैं यहाँ ये कहां पर है, तो साउथ इंडिया में की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं मतलब, ठीक है। अब एक पहाड़ी और है साउथ इंडिया में, पालनी की पहाड़ियां। कौन सी मित्र? पालनी की पहाड़ियां। ये पूछा जाता है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, पालनी की पहाड़ियां 4th नंबर पर है, पालनी की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ियां मित्र यहां पर हैं, ये पालनी की पहाड़ियां, डिफरेंस कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये पालनी की पहाड़ियां हैं। आप लोग हेडिंग बनाइए पालनी की पहाड़ियां 4th नंबर पर। पालनी की पहाड़ियां पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले अगर इसका विस्तार पूछा जाए तो कितने राज्यों में? तो एक राज्य में। कितने राज्य में? एक राज्य में मित्र इसका विस्तार है। वो राज्य कौन सा है? तो बता सकते हैं तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इसका विस्तार कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। इस बात को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा खास बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। सिंपली पूछा जाता है कि पालनी की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यह तमिलनाडु राज्य में, ठीक है।
तमिलनाडु राज्य में है। आप लोगों से इस तरह से बस पूछा जा सकता है और इसके बारे में कोई खास बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आप चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैंने आपको पश्चिमी घाट की जितनी पहाड़ियां थी, इंपोर्टेंट पहाड़ियां थी, उनके बारे में विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया था। आपने बेहतरीन नोट्स भी बना लिया होगा, इस बात की मैं आशा करता हूं। और मेरा वादा है कि आप एग्जाम टाइम से इनको रिवीजन कर ले जाएंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, आप कोई भी एग्जाम उत्तर देने के लिए जा रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगा पूर्वी घाट के बारे में बच्चों। किसके बारे में? पूर्वी घाट के बारे में बताऊंगा। तो पूर्वी घाट का आप एक मैप बना लें मित्र, इस तरीके से। सबसे पहले आप एक मैप बनाएं इस टाइप से। ये साउथ इंडिया है और पूर्वी घाट के बारे में आप जानते हैं बेहतर तरीके से। ये कटा फटा है बच्चों, कैसा है? कटा फटा है। नदियों ने इसका अपक्षय अपर्दन कर दिया है। क्या कर दिया है? एरोजन कर दिया है इसका। इसका क्या कर दिया है? एरोजन कर दिया है। ये तो कौन सा घाट है मित्र? इसे हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। अक्सर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जो ऊंचाई है औसत, इसकी जो अगर ऊंचाई पूछी जाए पूर्वी घाट की, आप लोग हेडिंग लिखना पूर्वी घाट। इसकी ऊंचाई है मित्र, वो लगभग 600 मीटर है। कितना? 600 मीटर है। अगर इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वह मोस्टली देखेंगे यहां वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है, ठीक है। किन के राज्यों में है? तो बता सकते हैं कि इसका विस्तार वेस्ट बंगाल में। चलो इधर लिख देता हूं मैं, इसका जो विस्तार है, विस्तार में आप लिखेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल में इसका कुछ विस्तार है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है, आंध्र प्रदेश को एपी लिख देता हूं। और चौथे नंबर पर आप बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है, ठीक है। इन राज्यों को आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इन राज्यों को आप लोग मेरे तरीके से इस तरीके से नोट करते हुए जाइए, ठीक है। अब देखिए, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन से राज्य में किस नाम से जाना जाता है उस पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी बता सकते हैं मेरे भाई ये कहां पर है, किस राज्य में है? महेंद्रगिरी के बारे में बता सकते हैं किस राज्य में पर्वत श्रृंखला है? ये किसकी है तो बता दीजिए, ये पूर्वी घाट की है। ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। एक बात बताएं, महेंद्रगिरी पर ही महेंद्रगिरी नामक सर्वोच्च चोटी है जो पूर्वी घाट की, किसकी? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी है, चोटी है, क्या है? सर्वोच्च चोटी है। और इसके साथ साथ यह उड़ीसा राज्य की, किसकी? उड़ीसा राज्य की सर्वोच्च चोटी है। उड़ीसा राज्य की बच्चों क्या है? ये सर्वोच्च चोटी है। पूछा जा सकता है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में। हो सकता है मैचिंग संबंधी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और ये इसी तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद ये मलयगिरी है बच्चों। कौन सा? मलयगिरी। मलयगिरी, मलयगिरी कहां पर है? तो मलयगिरी बच्चों ये भी उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। आप लोग याद रखना। तो महेंद्रगिरी और मलयगिरी दोनों कहां पर हैं बता दीजिए कि यह उड़ीसा राज्य में। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर देखें, जो पर्वत श्रृंखला है, एक है आंध्र प्रदेश का, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक तरीके से। एक है नल्ला माला। कौन सा है? नल्ला माला। नल्ला माला, हाँ ये नल्ला माला याद आ गया। नल्ला माला की जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में है? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में बच्चों। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में।
पूछा जा सकता है कि नल्ला माला की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो बता दीजिए ये पूर्वी घाट की हैं और ये आंध्र प्रदेश राज्य में। और एक है पालकोंडा की पहाड़ियां, कौन सी मित्र? पालकोंडा की पहाड़ियां। पालकोंडा की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो बताइए आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में सारी पूछी गई है मित्र, ये सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई हैं आपसे। पालकोंडा की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो बताइए तमिलनाडु, इसमें आंध्र प्रदेश राज्य में। और पंचमलाई की पहाड़ियां अगली हैं, पंचमलाई की पहाड़ियां। पंचमलाई मतलब पांच एक 1 सेकंड साफ करना पड़ेगा क्योंकि कट गया ये। पंचमलाई की पहाड़ियां दोबारा लिख लीजिए, पंचमलाई। पंचमलाई की पहाड़ियां कहां पर हैं, बता सकता है कोई मेरे साथी? ये तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। याद रखिए पंचमलाई की पहाड़ियां बहुत पूछी जाती है मित्र, ठीक है। और सेवराय की पहाड़ियां, कौन सी? सेवराय की पहाड़ियां। सेवराय की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां कहां हैं दोस्त, तो बता दीजिए ये भी तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में सेवराय की पहाड़ियां। और उसके बाद हैं अगली हैं, कह सकते हैं जावा की पहाड़ियां। कौन सी? जावा की पहाड़ियां। एक जावा द्वीप भी है इंडोनेशिया वाला, ठीक है। जावा की पहाड़ियां, तो जावा की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन याद करने में कुछ नहीं जाता अपना। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, और यह पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, ठीक है। मलयगिरी की पहाड़ियां पूछी गई हैं मित्र, ये कहां पर हैं, तो याद रखना उड़ीसा राज्य में। नल्ला माला की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश राज्य में पूछी जा सकती है। पालकोंडा तो हजारों बार पूछी गई हैं, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। पंचमलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में, 100% याद कर लेना। सेवरा की पहाड़ियां और जावा की पहाड़ियां को आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो एक बार रिवीजन कर लीजिए उनका, ठीक है। तो पूर्वी घाट की जो महत्वपूर्ण चोटियां थी, जो पहाड़ियां थी, इनके बारे में मैंने आपको बताने का मित्र प्रयास किया। बताइए किस मेरे भाई बहन के समझ में नहीं आया? एक बार नहीं आया तो मुझे एक बार जरूर लिख दे कि हाँ सर हमारी समझ में नहीं आया मित्र, तो पुनः मैं इसे बताने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ गया है, ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करें। बगैर लाइक किए हुए जाए नहीं, और सेशन पे नए हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को मेरे लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई इतनी शिद्दत से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ छोड़ करके आपके साथ खड़ा हुआ है भाई। चलिए आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब मैं आपको पठार के बारे में बताऊंगा। हालांकि पठार के बारे में इनसे पहले बता चुका हूं मित्र। पठार, प्लेट्यू के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? पठार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताऊंगा? प्लेट्यू के बारे में, पठार के बारे में। पठार के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो पठार क्या होता है, तो वह ऊंचा उठा हुआ, वह उच्च भूमि, वह उच्च भूमि जिसका शिखर, जिसका क्या मित्र? शिखर समतल हो। कैसा हो? समतल हो। वह उच्च भूमि जिसका शिखर कैसा हो? समतल हो, मेजनुमा हो। और यह 300 मीटर दूर से, कितने? 300 मीटर दूर से देखा जा सके। कैसा? देखा जा सके। 300 मीटर दूर से आप खड़े होकर के, आप मान के चलो ये खड़े हुए हैं, इसे देख सके मित्र, इसके समतल को, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्लेट्यू कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पठार कहते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अगर चाहो तो इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि वह उच्च भूमि, उच्च भूमि जिसका शिखर कैसा हो? समतल हो, समतल हो। और शिखर को 300 मीटर दूरी से देखा जा सके। अपने भारत के संदर्भ में बात की है तो भारत में मोस्टली अनेक पठार पाए जाते हैं, और इन पठारों का भारत के
डेवलपमेंट में योगदान में बहुत तगड़े स्तर का योगदान है मित्र। जिस तरीके से कृषि का योगदान है भारत के विकास में, उसी तरीके से इन पठारों का भी है मित्र। पठार कहाँ पर हैं, किस किस तरीके से हैं, उनको बताने का प्रयास करूंगा। चाहो तो इन सबका पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। आप एक काम करिए, मैं एक मैप निकालता हूं भारत का, ठीक है, जिसमें पठारों का विस्तृत वर्णन होगा बच्चों, ठीक है। बस 1 सेकंड का इंतजार कर लिए, 1 से 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। भारत के पठार, मैप, मैप, ठीक है। देखो अभी आता है बच्चों, ठीक है। देखिए मैप के माध्यम से आप ठीक तरह समझ जाएंगे, मैप के माध्यम से आप ठीक तरह से समझ जाएंगे बच्चों। देखिएगा, आपको यह इमेज पर पठार दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये आपको मैप पर क्या दिखाई दे रहे हैं, पठार दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, कर्नाटक का पठार है, टेलर का पठार है। ये सब क्या है, प्लेट्यू है बच्चों, क्या है, पठार है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको एक एक पठार के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में, एक एक पठार के बारे में बताऊंगा। आपने कल मेरे साथ पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कल का सेशन जाके देखें। मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, ये वाली, इसे हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जो दूसरी वाली का नाम है वो यहाँ पर है इस तरीके से, ये वाला, ये विंध्य पर्वत है बच्चों। कौन सा, विंध्य पर्वत है। इन दोनों के बीच में जो पठार है, इन दोनों के बीच में जो पठार है, ये वाला मैं रेड से दिखा देता हूं, इसे मालवा का पठार कहते हैं। कौन सा, मालवा का पठार कहते हैं भाई। अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मालवा का पठार बच्चों। कौन सा, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। मालवा के पठार के बारे में विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता आप लिख लीजिए कि जो मालवा का पठार की जो स्थिति है, लोकेशन है इसकी, वो कहां पर है। तो बता दीजिए कि यह, विस्तार में देखें, विस्तार में देखें तो यह मित्र अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली और विंध्य, विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य पाया जाता है। अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य पाया जाता है, जिसे मैंने आपको मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया बच्चों, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो निर्माण है मेरे दोस्त, इसका जो निर्माण है मित्र, यह बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों का भी निर्माण मित्र ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा, लावा मतलब जिस तरह में समय वो निकलता है, गरम गरम लावा कहा जाता है। और वो जब जम जाता है तब तो उसे मैग्मा कहते हैं। तो कह सकते हैं बेसाल्ट चट्टानों का जो निर्माण है मेरे साथी, वह आपके ज्वालामुखी निर्माण, ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा से हुआ है। किससे हुआ है, मैग्मा से हुआ है। इस कारण इस पठार पर, मालवा के पठार पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, आप लोग याद रखना। और काली मिट्टी मेरे दोस्त ये कपास के उत्पादन के लिए, किसके लिए, कपास की खेती के लिए, उत्पादन के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और कपासी या काली मिट्टी कहां पाई जाती है, तो मालवा के पठार पर। कहां पर मित्र, मालवा के पठार पर पाई जाती है। आप लोगों को क्लियर हो गया कि काली मिट्टी कहां पाई जाती है, मालवा के पठार पर। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। अगर इसके विस्तार की बात की है कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में, विस्तार किन किन राज्यों में है, तो विस्तार में आप लोग याद रखना, इसका जो विस्तार है वह गुजरात राज्य में है। किसमें, गुजरात राज्य में है।
इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में, चलो एमपी लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है, मनी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ठीक है, आप लोग याद रखना, ठीक है। और इसका जो विस्तार है कुछ मात्रा में राजस्थान में भी हो चुका, पर राजस्थान में इसका विस्तार। अच्छा, इससे होकर के कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं, इससे होकर के कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर प्रवाहित होती है या नहीं होती। दोनों तरह क्वेश्चन आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको आप लोग याद रखना। अगर नदियों की बात की जाए तो आप गलत मत कर देना मित्र। नदियों की बात की जाए तो आप गलत मत कर देना। इससे होकर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो चंबल नदी, सिंध नदी, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियां किससे, मालवा के पठार से होकर बहती हैं। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये चंबल, सिंध की, बेतवा, केन नदियां हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी, यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी, यमुना की मेरे दोस्त क्या हैं, सहायक नदियां हैं। यमुना की ट्रिब्यूटी है ये, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और बताइए यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यही क्वेश्चन बन सकता है जो मालवा के पठार के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और बताने वाला था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब ध्यान दीजिए, मुझे बताना था सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, आप लोग हेडिंग बनाइए केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के तहत कौन कौन से पठार शामिल होते हैं, उनको जरा ध्यान दीजिए। केंद्रीय उच्च भूमि के तहत कौन कौन से पठार शामिल होते हैं, उन पर जरा नजर डालते हैं। तो सबसे पहले है मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, जिसके बारे में मैंने जस्ट आपको बताया था बच्चों। दूसरे नंबर पर जो शामिल होता है वो बुंदेलखंड का पठार, कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। तीसरे नंबर पर बताया था मैंने आपको बघेलखंड का पठार, ये तीसरा नंबर है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और जो चौथे नंबर पर है उसे हम लोग कह सकते हैं, फोर्थ नंबर पर है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा मित्र, छोटा नागपुर का पठार, ये इंपोर्टेंट है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। जो केंद्रीय उच्च भूमि है ये वाली, इसके तहत कौन कौन से पठार शामिल किए जाते हैं, तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। मालवा के पठार के बारे में आपको विस्तृत तरीके से बता चुका हूं जस्ट अभी। बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में बताता हूं, तो आप नोट करिए सबसे पहले बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड का पठार है मित्र, ये कहां पाया जाता है मैप पर, तो ये वाला जो है, ये वाला जो पठार है, इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार कहते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग हेडिंग बनाइए बुंदेलखंड का पठार। तो मालवा के पठार को आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक है। आप लोग एक बार इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो इसको देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार, सबसे पहले बच्चों इसका जो विस्तार है वो पूछा जाता है, इसका विस्तार है वो पूछा जाता है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, किन किन राज्यों में, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो कहां पर है, तो विस्तार में लिखें, विस्तार में इसके लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका विस्तार कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। आप मेरे साथ नोट करते जाएं, इसका जो विस्तार है तो बता दीजिए इसका विस्तार कहां पर है, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में बच्चों, ठीक है। उसके बाद बघेलखंड का विस्तार पठार, कौन सा मित्र, बघेलखंड का पठार, दूसरे नंबर पर है बघेलखंड का पठार। इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है।
वघेलखंड का पठार कहां पर है ये पूछा जाता है, किन किन राज्यों में है वघेलखंड का पठार। ठीक है, तो वघेलखंड का पठार है मित्र, यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है, और इसके साथ साथ मित्र बघेलखंड का पठार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है, स्थित है। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखिए, इसका विस्तार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बघेलखंड का पठार है, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण पठार है वो छोटा नागपुर का पठार। आप लोग हेडिंग बनाइए छोटा नागपुर के पठार के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ, ध्यान दीजिए, आप लोग मैप पे देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार है वह आपको ये मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार, ये वाला। ये कौन सा पठार है बच्चों? छोटा नागपुर का पठार है। मैप पे आप देख सकते हैं यह छोटा नागपुर का पठार है। आप लोग हेडिंग डालिए छोटा नागपुर का पठार। और परीक्षा की दृष्टि से ये 100% इंपोर्टेंट है बच्चों। कैसा है? 100% इंपोर्टेंट है। और एक सबसे पहले देखते हैं किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, वो किन किन राज्यों में विस्तार में देखें। इसका जो विस्तार है मित्र वो किस किस राज्य में है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक बात और ध्यान रखना मित्र, इसका जो विस्तार है, जो सर्वाधिक विस्तार है वो झारखंड राज्य, झारखंड राज्य में इसका क्या मित्र? सर्वाधिक विस्तार है। विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो झारखंड राज्य में। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में। और यह उड़ीसा राज्य में भी है बच्चों, इसका विस्तार उड़ीसा राज्य में भी है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं किन किन राज्यों में है। और इसके साथ साथ हम चौथे नंबर पर लिख सकते हैं यहां पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अर्थात ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, उड़ीसा राज्य में और वेस्ट बंगाल राज्य में। छोटा नागपुर का पठार है वो 4 राज्यों में, झारखंड में इसका सर्वाधिक विस्तार है, उड़ीसा राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में और वेस्ट बंगाल राज्य में। इसके विस्तार के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हैं। इसलिए एक बात और है, खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मित्र, खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। इसे क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। इसे खनिजों का क्या कहते हैं बच्चों? अजायब घर कहते हैं। आप लोग पूछा जाए ऐसा कौन सा पठार है जिसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो बताइए छोटा नागपुर के पठार को। और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। खनिजों की अत्यधिक मात्रा में उपलब्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश, रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश मतलब ये है मित्र, रूर जो स्थान है, रूर जो क्षेत्र है वो जर्मनी में पाया जाता है, जहां पर लोहे और कोयले की अधिक मात्रा में क्या होता है? उत्पादन होता है वहां पर। हालांकि ये जो छोटा नागपुर का पठार है मित्र, यह भी इस पर मित्र लोहा, इस पर लोहा प्लस कोयला अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है। और इसी तरीके से रूर प्रदेश है जर्मनी में, वहां पर भी लोहा और कोयला अधिक मात्रा में निकाला जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश भी कहते हैं। आप लोग याद रख सकते हैं, पूछा गया है। ठीक है, और आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लें एक बार, फिर आगे बताने का प्रयास करूंगा। बस आखिरी है, खत्म होने के लिए है, फिर नेक्स्ट कल क्लास पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा मित्र। ठीक है, लंबा क्लास हो जाएगा, आपका मन वैसे भी उचक रहा होगा। मान के चलिए
मान के चलिए ये आपका क्या है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। क्या ये? छोटा नागपुर का पठार। और इसके मध्य से होकर के मेरे साथी इस तरीके से एक नदी बहती है, इसके मध्य से होकर के एक नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। इस नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। इसके मध्य से जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके मध्य से होकर के एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है? दामोदर नदी। यह इसके दो भागों में बांटती है। क्या करती है? इसे दो भागों में बांट देती है। चलो इधर लिख देता हूं, दामोदर नदी, नदी दो भागों में बांटती है, बांटती है। जो ऊपरी वाला भाग है, जो ऊपरी वाला है, इसे हजारीबाग का भाग कहा जाता है। कौन सा? हजारीबाग का पठार कहा जाता है। हजारीबाग का पठार। पूछा जाए हजारीबाग का पठार है वो किसका पार्ट है, तो बताइए छोटा नागपुर के पठार का भाग है। हजारीबाग का पठार है वो किसका पार्ट है, बता सकते हैं, छोटा नागपुर के पठार का है। और जो नीचे वाला पार्ट है मित्र, ये वाला, इसको रांची का पठार कहा जाता है। किसका? रांची का पठार कहा जाता है। किसका? रांची का पठार कहा जाता है। आप लोग याद रखना, ठीक है। दामोदर नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है, इसे दो भागों में बांटती है। ऊपरी वाला भाग है हजारीबाग कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, तो बता दीजिए कि इसे रांची का पठार कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और जो हजारीबाग का जो पठार है ये वाला, इस पर राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां इसी पर पाई जाती हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपका हजारीबाग का पठार है, इस पर इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, पारसनाथ। कौन सी? पारसनाथ। ये हजारीबाग की सर्वोच्च चोटी है। कैसी चोटी बच्चों? सर्वोच्च चोटी है बच्चों। ये क्या है? सर्वोच्च चोटी है। आप लोग याद रख सकते हो ये कैसी चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, पूछी गई है मेरे भाई। और यहां पर एक बात और है मित्र, यहां पर एक मंदिर है। क्या है? टेम्पल। इसे हम लोग शिखर मंदिर कहते हैं। कौन सा? शिखर मंदिर। शिखर मंदिर कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, शिखर मंदिर है मित्र। यह जैन धर्म का मंदिर है। कैसा? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। पारसनाथ चोटी, जो सिख जैन धर्म के एक तीर्थंकर रहे थे, पारसनाथ, जिसका जो 23वें नंबर के तीर्थक थे। पारसनाथ 23वें नंबर के क्या थे बच्चों? तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम पारसनाथ चोटी रखा गया है। और यहीं पर पारसनाथ चोटी के पास में ही एक शिखर मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है बच्चों। इन बातों को आप लोग याद रखोगे। ये सारी बातें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, बनी हुई हैं बच्चों। ठीक है। और यहाँ पर कोई खास और बात नहीं है, बस यही है कि आप इनको नोट कर लीजिए। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हट जाता हूँ। आप लोगों से ये कहूँगा, आपको सेशन ईमानदारी से कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो गुजारिश मेरी आपसे यही है कि आप इस सेशन को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। ये मेरी गुजारिश है। सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, इसके लिए आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ मित्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।